न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान वे थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक बार फिर से हिंदी कक्षा 12 सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के साथ आप लोगों को हिंदी के दूसरे मॉडल पेपर के दूसरे पार्ट में एक बार फिर से उपस्थित हैं। जी हाँ, आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों का मॉडल पेपर पार्ट 2 आ गया है। देर ना करते हुए चलते हैं जहाँ पर आपको छोड़ कर गए थे। जी हाँ, आधा आपने पहले किया था, आ जाते हैं। जो अधूरा था कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जी हाँ, पेपर को उसकी औकात याद दिलानी है, इसकी अकड़ को तोड़ना है। जी हाँ, अगर आप भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। जी हाँ, आ जाइए। क्या कह रहा है? यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का या लोक का यागार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की ये सीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। जी हाँ, आप लोगों के लिए पहला प्रश्न क्या कहता है? क्या कहता है कि इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? जी हाँ, इस सृष्टि में मनुष्य का ही तो महत्व है भाई। मनुष्य ही तो सब कुछ कर रहा है, तो मनुष्य का बहुत महत्व है। लेकिन आप लोगों को, आप अपने उत्तर को अपने आप से नहीं जोड़िएगा। आपको अपने उत्तर जो गद्यांश या जो पद्यांश दिया रहेगा उसी में से छांट कर लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है। तो इस सृष्टि में मनुष्य का ये महत्व है कि यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, तो मनुष्य इस संसार का श्रृंगार है। ज्ञान का विज्ञान का या लोक का यागार। जी हाँ, मिल गया आपका आंसर। यह मनुष्य, जो मनुष्य है इस सृष्टि में, मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का और प्रकाश का खजाना है। इसलिए इस संसार में मनुष्य का बहुत ही अधिक महत्व है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि मानव जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए। जी हाँ, मानव जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए। देखते हैं मानव जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए भाई। कह रहे हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। जी हाँ, मिल गया आपका आंसर कि मनुष्य का श्रेय होना चाहिए कि बुद्धि के ऊपर चेतना रूपी हृदय की जीत हो जाए। और श्रेय मानव का यह सीमित मानव से प्रीत। श्रेय ये होना चाहिए कि जो असीमित मानव, इस संसार में असीमित मानव हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतने मानव हैं। तो एक मानव की अनेकानेक मानवों से प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, यही होना चाहिए। और जो मनुष्य एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच के जो बाधाएं हैं उनको तोड़ देता है, वही मनुष्य है, वही ज्ञानी है और वही विद्वान है। जी हाँ, तो श्रेय मनुष्य का क्या होना चाहिए? श्रेय मनुष्य का ये होना चाहिए कि वह अपने बुद्धि पर चेतना रूपी हृदय की जीत स्थापित कर ले और असीमित मानवों से अपने प्रेम संबंध को स्थापित कर ले। यही करना चाहिए मानव को, एक दूसरे के व्यवधान को दूर करना चाहिए। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि आगार और व्यवधान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आगार का अर्थ है खजाना। क्या? खजाना। जी हाँ, आप लोगों को प्रश्नों का खजाना मिल गया है। जी हाँ, तो इस आगार का अर्थ क्या है? खजाना। और व्यवधान का क्या अर्थ है? तो व्यवधान का अर्थ है बाधा। क्या है? बाधा।
अब आप लोग बताइए, आपको पढ़ने में कोई बाधा है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जी जान लगा दीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बस अंतिम चरण में आप लोगों की तैयारी है, बिल्कुल जोरदार तरीके से आगे बढ़ना है। तो आगार मीन्स होता है खजाना और व्यवधान मीन्स होता है बाधा। तो आप लोगों की पठन पाठन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या हम क्यों करेंगे, हम पूरे की व्याख्या कर देते हैं और आप लोग केवल रेखांकित की व्याख्या कीजिएगा। जितना, हाँ, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कीजिएगा। लेकिन मान लीजिए इतना रेखांकित किया गया है और आपके बोर्ड पेपर में ये रेखांकित ना करके इसको रेखांकित कर दिया, तो इसलिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, यह जो मनुष्य है ये सारे संसार का श्रृंगार है। ये ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का खजाना है और इसको आकाश से पाताल तक सब कुछ ज्ञात है। इसे आकाश से पाताल तक सब कुछ ज्ञात है, लेकिन यह मनुष्य का ना तो परिचय है और ना ही उसका बड़प्पन है। ना ही ये मनुष्य का परिचय है और ना ही यह उसका बड़प्पन है। बड़प्पन उसका क्या है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत। श्रेय उसका यह है कि चेतना रूपी हृदय पर चेतना, उसके बुद्धि पर चेतना रूपी हृदय की जीत हो जाए। और क्या है बड़प्पन? बड़प्पन उसका यह है कि मानव की असीमित मानवों से प्रेम, एक मानव असीमित मानवों से प्रेम करने लगे, यही उसका बड़प्पन है, यही उसका श्रेय है। और एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर से दूसरे नर के, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, नर का आशय तो पुरुष से है, लेकिन एक नर अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच का जो व्यवधान है, जो बाधा है, वह तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान। जो तोड़ दे वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही श्रेष्ठ है, वही प्रकांड विद्वान है। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि उपरोक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिख दीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फिर से बता देते हैं। चलिए भाई, तो इसके शीर्षक का नाम है अभिनव मनुष्य। क्या नाम है? अभिनव मनुष्य। क्या है? अभिनव मनुष्य। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो अगर आपसे संदर्भ पूछ लेगा, मान लीजिए आपसे संदर्भ पूछ लेता है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश प्रगतिवादी कवि या राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र कथा काव्य में संकलित। जी हाँ, ये जो अभिनव मनुष्य है, इनकी किस रचना में है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। तो लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र कथा काव्य में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अभिनव मनुष्य, क्या? अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, आगे आ जाइए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश प्रगतिवादी कवि और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र कथा काव्य में संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, अगले पे आ जाइए, देर ना करते हुए। जी हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे आ जाइए, सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जी हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ, इन तीनों में से किसी एक का करना है और अधिकतम 80 शब्द में करना है। तो कहने का मतलब है कि लगभग आपको एक पेज में इसका जो है आप लोगों को इनका साहित्यिक परिचय देना है।
जी हाँ, आप लोगों के सामने है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ, अगर हम बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1904। कब? 7 अगस्त 1904। जी हाँ, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ध्यान रखना, कहीं कहीं मिलता है कि इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, तो गलत है। इनका लखनऊ में जन्म नहीं हुआ था, जन्म इनका मेरठ में ही हुआ था। लेकिन इनका जो बचपन बीता था वह लखनऊ में बीता था। याद रखना, जो बचपन बीता वह लखनऊ में बीता था। तो ऐसी दुविधा मत पालिएगा। जी हाँ, और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 जुलाई 1967। क्या? 27 जुलाई 1967। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्या हैं? पृथ्वी पुत्र। जैसे मैंने लिखा ऐसे पृथ्वी पुत्र लिखिएगा। वह बहुत शुद्ध करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पृथ्वी को ऐसे ही लिखा है, पृथ्वी पुत्र। और क्या है इनकी रचना? बहुत महत्वपूर्ण है, कल्प वृक्ष। याद रखना आप लोग, कल्प वृक्ष। क्या? कल्प वृक्ष, याद रखना। और अगर बात करें तो इनकी और प्रमुख रचना क्या है? तो है माता भूमि। क्या है? माता भूमि। और क्या है रचनाएं? भारत की एकता। इस प्रकार की रचनाएं हैं। इस प्रकार से आप लोग इनका जीवन, संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए इनके साहित्यिक परिचय को लिखिएगा। और इन्होंने साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं रची हैं उन रचनाओं का वर्णन जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपका जो साहित्यिक परिचय है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्य में एक अमूल्य योगदान दिया है। जी हाँ, इनकी जो शैली है वो विचारात्मक शैली है। और कौन सी शैली है? तो गवेषणात्मक शैली है। और कौन सी शैली है? तो ये कुछ भी लिखते हैं। तो अगर आपने देखा है, तो आपने पढ़ा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, तो इन्होंने जो जो भी बिंदु लिखे हैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी है। इसलिए याद रखना, इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग लिखते चले जाइएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें इनकी, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात इनके विषय में है कि भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में जो है, और भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था, आदि संस्थाओं के सभापति के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आगे की बात करें, हम दूसरे नंबर पर बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, इन्हें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 19 अगस्त 1907। कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। याद रखना, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो दुबे का छपरा। कहाँ? दुबे का छपरा। ये कहाँ है भाई? तो यह है बलिया जिला। कहाँ? बलिया जिला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। याद रखना, वैद्यनाथ द्विवेदी। वैद्यनाथ द्विवेदी। जब पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का क्या नाम था, तो लिखिएगा वैद्यनाथ द्विवेदी। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 19 मई 1979। जी हाँ, 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, अगर आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो यह एक निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और इतिहासकार के रूप में अपनी ख्याति को स्थापित किए हैं। इनको सबसे बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कब सम्मानित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में
इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके इतिहास ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप लोग जी जान लगा करके याद रखिएगा और इसको ऐसे याद कीजिएगा कि ये यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ऐसे याद कीजिएगा। जी हाँ, अगर निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर भी ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अगर हम साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो जो बहुत बार पूछा जाने वाला है, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत बार पूछे गए हैं इनके। अगर हम उपन्यास की बात करें तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि वाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्रलेख और पुनर्नवा। इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाइए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जी हाँ, धुआं धुआं कर देना है, पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। जी हाँ, आगे आ जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जी हाँ, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, हैरानी की बात है कि ये दक्षिण भारत के व्यक्ति थे और इन्होंने उसके बाद में भी हिंदी के प्रति प्रेम अपने हृदय में जगाया था। अगर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1919। जी हाँ, कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बेलूर। कहाँ हुआ था? बेलूर। ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, याद रखना कि आपकी तैयारी कितनी जोरदार है। अगर मृत्यु की बात करें तो 30 मार्च 2005। कब? 30 मार्च 2005 को हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साहित्य और समाज, बच्चा बच्चा जानता है कि दक्षिण भारत से आकर के संस्कृत और तेलुगु पढ़ करके इन्होंने आकर के हिंदी भाषा में भी रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। और है इनकी रचना मेरे विचार। क्या है? मेरे विचार। जी हाँ, याद रखना, मेरे विचार। और अगर बात करें अगली रचना क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या? लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। याद रखना, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। जी हाँ, इस प्रकार से इनके जो प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ऐसे हैं। लेकिन जब आप साहित्य परिचय लिख रहे हैं तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी लिखेंगे कि ये क्या जीवन में क्या हुआ। तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष भी रहे थे और इनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही श्रेष्ठ था, बहुत ही प्रतिभाशाली था। इन्होंने तेलुगु और संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा का भी क्या कहें, इन्होंने तेलुगु और संस्कृत भाषा का ही अध्ययन किया था इन्होंने प्रारंभ में, बाद में हिंदी भाषा का अध्ययन किया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो शैली है वो विवेचनात्मक है, गवेषणात्मक है, आलोचनात्मक शैली है। तो इस प्रकार से आप जो है लिखते चले जाएंगे। और इनकी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो रचना है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये एक अंग्रेजी संपादित ग्रंथ है। इन्होंने इसमें पूरा इन साहित्य के संसार से सुपरिचित करा दिया है लोगों को। और इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के कई निबंध इन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। और इनके प्रत्येक निबंध में इनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। इनकी और प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। जी हाँ, कि उन्होंने ऐसी तुलना की है कि हिंदी श्रेष्ठ है कि तेलुगु श्रेष्ठ है, दोनों भाषा चलनी चाहिए कि दोनों को नहीं चलना चाहिए, दोनों के साथ तालमेल कैसे बैठाना चाहिए, इन चीज़ों को इसमें इन्होंने वर्णन किया है। अगर अगले रचना की बात करें तो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य भी इनकी बहुत ही श्रेष्ठ रचना है। इसमें दक्षिण भारत की रचनाओं के बारे में किया है और उनकी तुलना भी की है। जी हाँ, देर ना करते हुए
आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। जी हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा वही है 80 शब्द। जी हाँ, और आपके लिए आपका जो पहला ऑप्शन है वह है क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी आ गए। जी हाँ, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 15 अप्रैल 1865। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद, आजमगढ़। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कहाँ हुआ था? तो निजामाबाद में हुआ था। ये कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में है, याद रखना आप लोग। और अगर मृत्यु की बात करें तो 6 मार्च 1947। कब हुई थी? 6 मार्च 1947। अगर इनके मृत्यु के संबंध में बात करें तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी 6 मार्च 1947 को दिवंगत हो गए। ये स्वर्गवासी हो गए। और दुर्भाग्यशाली इस बात की हम कर रहे हैं कि दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान को नहीं देखा। कुछ समय यदि और जीवित रह जाते तो इन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान को देख लिया होता, क्योंकि हमारा जो देश है 1947 में ये आज़ाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और ये 6 मार्च को ही चल बसे थे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन क्या किया जाए। कहते हैं कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी कब होए। और चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई। तो जिसको जाना था वो चला गया। जी हाँ, अगर इनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना की हम बात करें तो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वह है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। क्या? प्रिय प्रवास है। जी हाँ, यह एक महाकाव्य है। क्या है? यह एक महाकाव्य है और द्विवेदी युग का महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, याद रखना। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और महाकाव्य लिखा है, वह है वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत बार पूछे गए हैं। वैदेही वनवास ये करुण रस प्रधान एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो पारिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, फिर है रस कलश, अधखिला फूल। ये अधखिला फूल जो है इनका उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी उपन्यास है। रुक्मिणी परिणय ये नाटक है। इस प्रकार की इन्होंने बड़ी ही अद्भुत रचनाएं लिखी हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में द्विवेदी युग में ये अपनी छाप छोड़ गए हैं। अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो ब्रज भाषा में। और किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा है, जिसको आप पढ़ रहे हो भी, खड़ी बोली में भी लिखा है इन्होंने। तो याद रखना। जी हाँ, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में आप लोग जरूर लिखना जब आप इनका जीवन परिचय लिख रहे हैं, जब आप इनका साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। तो आप आ जाइए आगे, देर ना करते हुए फटाफट आगे आ जाइए। कुछ भी नहीं छोड़ना है, पेपर को घसीट करना है, कुछ भी नहीं। जी हाँ, आज तो आपके सामने पेपर नागिन डांस कर ही रहा है, इसको जाने नहीं देंगे। जी हाँ, आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत पर। जी हाँ, प्रकृति के कौशे कवि या प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या? प्रकृति के सुकुमार कवि या प्रकृति के कौशे कवि सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति के कौशे कवि या प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की अगर हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 मई। कब? 20 मई सन 1900 ईस्वी। जी हाँ, 20 मई सन 1900 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो कौसानी। कहाँ? कौसानी। ये कहाँ है?
कुमायूं, ये कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त नाम था। जी हाँ, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 28 दिसंबर 1977, 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हिंदी की संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में इनकी प्रकाशित हुई हैं। और इन्होंने एक संपादन किया था जिसका नाम था रूपाभ। क्या नाम था? रूपाभ। अगर प्रश्न आएगा कि रूपाभ का संपादन किसने किया था तो आप लोग लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी ने। किसने किया था? तो जी हाँ, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के कौशेय कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। जी हाँ, और इनके ऊपर मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था? तो मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव पड़ा था। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है चिदंबरा। क्या? चिदंबरा सबसे महत्वपूर्ण रचना जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भारतीय साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्या है? लोकायतन। क्या? लोकायतन। जी हाँ, लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और क्या? और है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। जी हाँ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो रचनाएं हैं वह है स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और ग्रंथि और पल्लव और गुंजन और पल्लव और गुंजन। और अगर रचनाओं की बात करें तो युगवाणी। क्या? युगवाणी और ग्राम्य। क्या? ग्राम्य। इस प्रकार की इन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन जो है रचनाएं रची हैं। अगर इनके प्रमुख और श्रेष्ठ पंक्तियों की बात करें, चूंकि अगर आप लोग इनके साहित्यिक परिचय को लिख रहे हैं तब आप इनकी पंक्तियों को जरूर लिखना। अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं तब नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन साहित्यिक परिचय में इनकी पंक्तियों को जरूर लिखना। इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है वह है वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। इस प्रकार की जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनकी बहुत ही प्रमुख और श्रेष्ठ पंक्तियां हैं। जी हाँ, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। जी हाँ, कहते हैं कि आज बचपन का जो कोमल शरीर है, बुढ़ापे के प्रभाव से जो कोमल कोमल गुलाबी रंग का शरीर है वो पीले पत्ते के समान पीला हो जाएगा। आपके जीवन में जो सुख की चांदनी है वो 4 दिन की है, बाकी आपके जीवन में अंधकार और अंधकार ही नजर आएगा, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। इस प्रकार से आप लोग लिखते हुए आगे बढ़ जाइएगा। और क्या लिख सकते हो कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें सार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। इस प्रकार से आप लोग इनकी प्रमुख रचनाओं और उनकी प्रमुख पंक्तियों को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं आगे। जी हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि ध्रुव यात्रा। क्या? ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम जो शब्द सीमा है वह क्या है? अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द की।
80 की। याद रखना, ये जो दिया गया है ध्रुव तारा, तो ये ध्रुव तारा नहीं है भाई, ये ध्रुव तारा नहीं है, ये गलत लिखा गया है। यह जो है ध्रुव यात्रा है। क्या है? ध्रुव यात्रा। जी हाँ, ध्रुव यात्रा क्या है? तो ये जैनेन्द्र जी की कहानी है। किसकी है? जैनेन्द्र जी की कहानी है। इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें जो वर्णन है, इसमें राजा रिपुदमन और उर्मिला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, जो जिसके केंद्र बिंदु में राजा रिपुदमन बहादुर हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन विवाह नहीं कर पाते हैं। और इसी उलझन में राजा रिपुदमन बहादुर सिंह अंततो गत्वा अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि बहुत ही निम्न कोटि की बात है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। यही बात इस कहानी में जैनेन्द्र जी ने प्रकट करने की कोशिश की है कि व्यक्ति चाहे जितना थक जाए, हार जाए, चूर चूर हो जाए, तब भी उसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी तो आप प्रूव कर सकोगे, जिंदगी रहेगी तभी आप दुश्मनी निभा सकोगे, जिंदगी रहेगी तभी आप दोस्ती निभा सकोगे, जिंदगी रहेगी तभी आप अपने प्रेम को निभा सकोगे, अन्यथा सब चूर चूर हो जाएगा, जो कि राजा रिपुदमन बहादुर ने चूर चूर कर लिया है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम तो ऐसा समझते हैं कि साहिल के सुखों से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुखों से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है, तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये भाव इसमें प्रकट किया गया है। ये आप लोगों को इसीलिए कहानी दी गई है, इसीलिए पढ़ाया गया है कि आप लोग इस कहानी से ये सीख लें। अगली कहानी है बहादुर। बहादुर कहानी। तो बहादुर कहानी की अगर हम बात करें तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। जी हाँ, कौन है? तो अमरकांत है। जी हाँ, बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। और अमरकांत जी ने इस बहादुर कहानी के माध्यम से एक छोटे से बच्चे को पात्र बना करके और उसमें अपने आप को भी झोंकते हुए, अपने आप को भी उसका एक पात्र बना करके इस कहानी को प्रकट किया है। और इसमें यह बताने की कोशिश की है कि छोटे बच्चे जिस प्रकार से जरा जरा सी बात पर अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर जा करके बाहर कहीं दूसरे की नौकरी करते हैं, वहाँ पर उनको डांट खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है और इतना काम करना पड़ता है, लेकिन अपने मम्मी पापा के डांट को नहीं सुन सकते हैं, अपने मम्मी पापा के मार को नहीं खा सकते हैं और अपने मम्मी पापा की फटकार को नहीं सुन सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने मम्मी पापा से मार खानी होगी, अपने मम्मी पापा से डांट खानी होगी, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते पर नहीं भेजते हैं। माता पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए बच्चों को भी अपने माता पिता को बुरा नहीं समझना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें बहादुर कहानी में जो दिल बहादुर नाम का लड़का था, उस दिल बहादुर नाम से दिल उड़ा करके केवल बहादुर रख दिया जाता है और उसी को इंगित करते हुए ये कहानी है। और उसको अंत में पता चलता है कि हमने अपने घर को छोड़ करके बहुत गलत किया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, मैं आप लोगों को बहुत ही संक्षेप में इस कहानी के सारांश को बताते हुए चला जा रहा हूँ। आप लोग इसको और बढ़ा करके अपने आप से शब्दों को जोड़ करके कहानी के सारांश को पढ़ करके अच्छे से आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में, इतना कम समय है, इतने कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना है, इसीलिए हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मटेरियल देने के लिए तैयार हैं और हम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आगे अगर बात करें, आगे आगे कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो अभी हमने बहादुर के बारे में ऊपर बता दिया। पंचलाइट की बात करें तो जो पंचलाइट है इसके लेखक कौन हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है कि पंचलाइट कहानी के लेखक हैं फणीश्वर। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। और फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित पंचलाइट कहानी एक आंचलिक कहानी है। क्या है? एक आंचलिक कहानी है। जी हाँ, ये एक आंचलिक कहानी है। एक आंचल विशेष, एक क्षेत्र विशेष की गाथा का इसमें वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया है, जिसमें
एक लड़का जो बाहरी गांव से आकर के बसता है, वह गांव वालों को न खाने पीने के लिए कुछ पूछता है, और दूसरे में गांव की लड़की को छेड़ता है। उसको देख करके सलीमा का गाना गाता है, और इसी कारण से गांव वालों ने उसको अपनी अपनी पंचायत से, अपनी जो है टोली से बाहर कर दिया है। और जब इस टोले के लोग अपनी पंच लाइट लेके आते हैं, और अपनी टोली में जब कोई पंच लाइट जलाना नहीं जानता है, तो उनको गोधन की याद आती है। किसकी याद आती है? गोधन। जी हाँ, गोधन कौन है? ये वही लड़का है जो गुलरी को देख करके सलीमा का गाना गाता है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग इस कहानी के वर्णन को करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर इस कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जो प्रकट किया है, वह एक अंचल विशेष की महत्वता को प्रकट करते हुए, और जो प्राचीन परंपराएं थी उनका वर्णन किया है, उनसे लोगों को परिचित कराने की कोशिश की है। और फणीश्वरनाथ रेणु जी अपनी कहानी के उद्देश्य को प्रकट करने में सफल हुए हैं। और पाठक निश्चित ही एक बार इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करता है तो इस कहानी को अपने चरम पर पहुंचाने के बाद ही छोड़ने की कोशिश करता है। और जब पंच लाइट नहीं जलता है तो गोधन को याद किया जाता है, और गोधन आता है, और गोधन आकर के जब पंच लाइट जलाता है तो सब लोगों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। सब लोग एक सुर में महावीर स्वामी की जय बोलते हैं, और सारे लोग गोधन के सात खून को माफ कर देते हैं और कहते हैं, गोधन तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारा सात खून माफ है। जी हाँ, लेकिन आप लोगों का सात खून माफ नहीं होगा, आप लोगों को पेपर देना है। जी हाँ, बोर्ड पेपर में झंडा गाड़ना है। इसको इस कहानी में ही सीमित रखिएगा, अपने जीवन में उतारने की कोशिश मत कीजिएगा। जी हाँ, कुछ चीज़ें केवल थ्योरी में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल में अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये गोधन की थ्योरी अच्छी है, प्रैक्टिकल में मत लाना। समझ गए ना? जी हाँ, अगर समझ गए तो लाइक ठोको। जी हाँ, आगे आ जाइए। आगे आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह एक एक जिले के ऊपर आधारित खंड काव्य है। तो चूंकि एक जिले के ऊपर ही आधारित खंड काव्य है, तो सभी खंड काव्यों का वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। याद रखिए, जो मुक्त यज्ञ है, मुक्त यज्ञ, ये जो खंड काव्य है, ये सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। याद रखना आप लोग, सुमित्रानंदन पंत जी का है। अगर हम बात करें आगे, तो इसके आधार पर आप लोगों को नमक आंदोलन से संबंधित अपने शब्दों को प्रकट करना है, या गांधी जी के चरित्र चित्रण को करना है। फिर अगर हम बात करें रश्मिरथी की, तो रश्मिरथी के लेखक हैं दिनकर। जी हाँ, दिनकर, जिनको आधार का कवि कहा जाता है। क्या? आधार का कवि, आधार का कवि कहा जाता है दिनकर को। तो दिनकर जी इसके लेखक हैं। रश्मिरथी। अगला अगला है आलोक वृत्त। जी हाँ, आलोक वृत्त की बात करें तो इसके रचनाकार हैं गुलाब खंडेलवाल। क्या? गुलाब गुलाब खंडेलवाल। क्या? गुलाब खंडेलवाल इसके लेखक हैं। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला है, आगे अगला क्या कहता है? आगे कह रहा है सत्य की जीत। तो अगर सत्य की जीत की बात करें तो सत्य की जीत है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जी हाँ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का है। आगे आ जाइए। त्यागपथी खंड काव्य की बात करें तो त्यागपथी खंड काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। तो याद रखना, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है ये रचना किसकी है और आपको पता नहीं रहता है। अगला श्रवण कुमार। जी हाँ, ये डॉक्टर शिवबालक शुक्ल का है। किसका? डॉक्टर शिवबालक
शुक्ल का है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग अपने खंड काव्य के प्रश्नों को अपने जिले के अनुसार करते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर किस जिले में कौन सा है ये नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। हमने पहले मॉडल पेपर में आप लोगों को ये बता दिया है कि किस जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी अनुवाद करना है, संदर्भ सहित करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। तुरंत पकड़ में आ गया। जी हाँ, कमेंट कीजिए किस पाठ का है। जी हाँ, आत्मज्ञो सर्वज्ञ। संदर्भ लिखेंगे आप लोग इसका कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित आत्मज्ञो सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है, जिसमें व्याख्या में लिखेंगे या हिंदी अनुवाद में लिखेंगे हिंदी अर्थ में कि यथोप उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जी हाँ, याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा कि यथोप उपकरणवताम, जिस प्रकार से धन धान्य से युक्त लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, जिस प्रकार से धन धान्य से युक्त लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेनीति। क्या कहा कि अमरता की तो धन से कोई उम्मीद नहीं है, धन से कोई आशा नहीं है। जी हाँ, अमरता की तो धन से कोई आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच। तब उस मैत्रेयी ने कहा एन अहम ना अमृता श्याम, जिससे मैं अमर ना हो पाऊं, किम अहम तेन कुर्याम, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। जिसको लेकर के मैं अमर नहीं हो सकती हूं उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामी, जो भी आप केवलम अमृतत्व साधनम जानाति मिसप्रिंट हो गया है। जी हाँ, इसमें जानाति नहीं होना चाहिए, इसको जानासी होना चाहिए था। क्या, जानासी होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। आपकी बुक में भी जानात दिया गया है, जानाति गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें जानासी होना चाहिए था। जी हाँ, कह रहे हैं कि केवलम अमृतत्व साधनम जानाति। हे स्वामी, आप जो कुछ भी केवल अमरता के साधन को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे ब्रूहि बताएं। याज्ञवल्क वाच। याज्ञवल्क ने कहा प्रिया कि हे प्रिय, न सती, हे प्रिय, तुम हमारी प्रिया हो। तुम प्रियम भाषसे, और प्रिय बोल रही हो। कहा कि तुम पहले भी हमारी प्रिया रही हो और इस समय भी तुम प्रिय ही बोल रही हो। यही उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि ते, मैं व्याख्या करता हूँ तुमसे अमृतत्व साधनम, उस अमरता के साधन की। यहाँ बैठो, मैं तुमसे उस अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क वाच। याज्ञवल्क ने कहा ना ही अरे मैत्री, हे मैत्रेयी, ना ही पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कहा कि हे मैत्रेयी, पति की कामना की पूर्ति के लिए, कहा कि पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है। क्या, जी हाँ, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है। तो क्या होता है भाई, आत्मनस्तु, अपनी ही कामाय, कामना की पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, प्रिय होता है पति पत्नी को। जी हाँ, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पति की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि पत्नी की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। याद रखना, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग ऐसे हों
जो लोग ऐसे हों पारिवारिक रिश्ते वाले, वो लोग इस भाव को समझ रहे होंगे कि पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है, पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय होता है। ये बात कहा याज्ञवल्क्य जी ने। किससे कहा? तो मैत्रेयी से कहा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगला क्या गया, ध्यान रखना, अथवा दिया गया है। दोनों में से आप लोगों को केवल एक ही करना है। मैं दोनों करवा रहा हूं, आप लोगों को इन दोनों में से केवल एक ही करना है। जी हाँ, कह रहा है अतीते प्रथमे कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। जी हाँ, ये किस पाठ का है? तो ये किस पाठ का है? तो ये जातक कथा का है। किस पाठ का है? तो जातक कथा का है। और जातक कथा में से किस शीर्षक से है? तो यह उलोक जातकम। संदर्भ लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित जातक कथा में जातक कथा के उलोक जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, अब हिंदी अर्थ की बात करते हैं, हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। कह रहे हैं कि अतीते प्रथमे कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में जनाह लोगों ने एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक सुंदर सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम, आकार से परिपूर्ण अर्थात उसके शरीर के सारे अंग सेवित थे, सुरक्षित थे, पुरुषम पुरुष को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्यशाली सभी आकार से परिपूर्ण सुंदर पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। जानवरों ने भी, चतुष्पदा चार पैरों वालों ने अर्थात जानवरों ने भी इकट्ठे होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः तब सगुनिगणाः पक्षी लोगों ने, पक्षी के समूहों ने हिमवत प्रदेश एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और जानवरों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में तो कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एको, किसी एक को राजस्थाने स्थापितव्यः, राजा के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। कहा कि हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, किसी एक को राजा बना देना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, दुविधा हो जाएगी। आगे क्या है? अतते, इसके पश्चात उन लोगों ने अर्थात उन समस्त पक्षियों ने परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, ये हमें अच्छा रोचते लग रहा है, इत्योचन, ऐसा कहा। उन पक्षियों ने एक दूसरे पर नजर डालते हुए कहा कि एक उल्लू को देख करके कहा कि यह उल्लू मुझे पसंद है, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूँ। जी हाँ, उन पक्षियों ने एक दूसरे पर नजर दौड़ाते हुए जब एक उल्लू को देखा तो उस उल्लू को देख करके कहा कि ये मुझे पसंद है, मैं इसको राजा बनाना चाहता हूँ। तो क्या आप लोगों को पता है उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ, आप लोग खूब जानते हैं। एक कौवा बोल पड़ता है, क्या बोल पड़ता है कि नामे रोचते भद्रम वह उलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहता है कि मुझको इस उल्लू का राज्याभिषेक करना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बिना क्रोध के इसका मुखमंडल इतना भयानक है, तो क्रोध में कितना भयानक होगा, इसलिए मुझे इसका राजा बनाया जाना पसंद नहीं है। और तब से लेकर के उल्लू और कौवे की दुश्मनी हो गई। जी हाँ, आगे आ जाइए, देर ना करते हुए फटाफट आगे आ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जी हाँ, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि
श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जी हाँ, ये मैंने आप लोगों को सुभाषित रत्नावली में पढ़ाया है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो पीछे वीडियो लगा हुआ है, देख लीजिए। सुभाषित रत्नावली कभी नहीं भूलोगे। जी हाँ, आ जाइए। विद्या विवादाय धनुम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जी हाँ, कवि कहता है, पहले उससे पहले संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित या संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, हिंदी अनुवाद में लिखोगे कि कवि कहता है कि दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए है, दुष्ट लोगों का धन अहंकार के लिए है, दुष्ट लोगों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए है, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो दुष्टों के विपरीत आचरण करते हैं। खलस्य साधो विपरीतमेतत्, जो दुष्ट लोग हैं इनके विपरीत आचरण सज्जन लोग करते हैं। और सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, क्या? सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की, गरीबों की, पिछड़ों की, दुखियों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे आ जाइए। अगला कहता है, अथवा फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना है। क्या? दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आप लोगों को दोनों बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को दोनों करना है। इसका देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। जी हाँ, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में या संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित महामना मदन मोहन मालवीय, लेकिन ये पूरा नाम है, आपके पाठ का नाम है केवल महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। जी हाँ, अर्थ देखेंगे। हिंदी अनुवाद क्या कहता है कि जयंती ते महाभागा, उन महानुभाव की जय हो। किनकी? मदन मोहन मालवीय महानुभाव जी की जय हो, जो जन सेवा में लगातार परायण रहने वाले हैं और जिनको बुढ़ापे का और मृत्यु का जरा सा भी डर नहीं है, नास्ति नहीं है। ऐसाम कीर्ति तनो कुचित, जो अपने कीर्ति रूपी शरीर से कहाँ नहीं है, अर्थात वो शरीर से तो नहीं है लेकिन कीर्ति रूपी शरीर से हमारे आपके दिलों में जिंदा हैं। जैसे आप लोग हमारे दिल में जिंदा हैं, वैसे ही वह भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। आगे आ जाइए। देर ना करते हुए पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक जाता है, देखते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी हाँ, वाक्य में प्रयोग करना है। पहला कह रहा है कि अपने पैर पर खड़े होना। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, अपने पैर पर तो खड़े होना चाहिए। आप लोग खड़े हो गए होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे, बैठे रहिए, कोई बात नहीं है। अपने पैर पर खड़े होने का मतलब है, इसका अगर हम अर्थ की बात करें, कह रहा है कि अर्थ लिखकर, अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो अपने पैर पर खड़े होना का मतलब है कि स्वावलंबी होना। क्या? स्वावलंबी, स्वावलंबी होना। जी हाँ, स्वावलंबी होना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग है वो क्या होगा? इसका वाक्य प्रयोग होगा कि बच्चों के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उनका ब्याह करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे और उससे पहले ही उनका ब्याह हो जाएगा तो समझ लो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो नून तेल लकड़ी में फंस जाएंगे और अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ख्याल रखिएगा, और पढ़ने वालों आप लोग भी ख्याल रखिएगा। पहले अपने पैरों पर खड़े होना है, पहले जब मंजिल पर पहुंच जाओगे नौकरी मिलेगी, फिर बैंड बाजा बजाना, पहले नहीं बजाना, याद रखना। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है मक्खन लगाना। हाँ, चलिए भाई, मक्खन लगाना ये क्या होता है? इसका मतलब है चापलूसी करना। क्या? चापलूसी करना। बहुत लोग होते हैं ना, चापलूसी करते हैं। तो मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि
प्रधानमंत्री को मक्खन लगाने में ही लोग लगे रहते हैं। हाँ? प्रधानमंत्री को मक्खन लगाएंगे तब जो है उनको मलाई खाने को मिलेगी। तो लोग प्रधानमंत्री को मक्खन लगाने में लगे रहते हैं, या लोग राजा को मक्खन लगाने में लगे रहते हैं। कोई भी नाम आप ले लीजिए, अपने आप से शब्द को चुन लीजिए, या आप अपने लिए लिख सकते हैं कि हमारा भाई या हमारी बहन मम्मी को हमेशा मक्खन लगाते रहते हैं और उनसे मुनाफा लेते रहते हैं, उनसे फ़ायदा पाते रहते हैं। जी हाँ, कोई भी आप चयन कर सकते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है पिया चाहे सोई सुहागिन। पिया चाहे सोई सुहागिन, इसका अर्थ है कि राजा जिसे चाहे वही योग्य, या मंत्री जिसे चाहे वही योग्य, बाकी सब अयोग्य है। अगर मंत्री ने कह दिया कि वही योग्य बाकी सब अयोग्य हैं, तो वही योग्य बाकी सब अयोग्य हैं। जी हाँ, आगे आ जाइए, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे क्या कि विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रायः वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करे, क्योंकि पिया जिसे चाहता है वही सुहागिन कहलाती है। जी हाँ, जिसको चाहेगा वही तो प्रधानाचार्य बनेगा, कि कोई और बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल वही बनेगा। अगर बात करें सावन हरे न भादों सूखे, जी हाँ, सावन हरे न भादों सूखे, सावन हरे न भादों सूखे, इसका मतलब है सदा एक समान रहना। क्या? सदा एक समान रहना। जी हाँ, सदा एक समान रहना चाहिए। जब बहुत आनंद मिल जाए तो एकदम फूल कर कुप्पा नहीं होना चाहिए, और जरा से दुख में एकदम पुचुक नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब दोनों परिस्थितियों में एक जैसे जीवन जीना चाहिए। जी हाँ, वाक्य में इसका प्रयोग हो जाएगा कि सच्चे महापुरुष या सज्जन लोग या गुणवान लोग सावन हरे होते हैं न भादों में सूखते हैं, अर्थात सुख दुख में एक समान रहते हैं। अगले पे आ जाइए। बिल्कुल देर ना करते हुए पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आज तो इसको नागिन डांस करा के ही छोड़ेंगे। जी हाँ, अंतरात्मा संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही जवाब है अंतः प्लस आत्मा। अगले पे आ जाइए। अगला क्या कहता है? अगला कहता है नरेंद्रा का संधि विच्छेद, तो नरेंद्रा का संधि विच्छेद होगा नरधन इंद्रा। क्या? नरधन इंद्रा, गुण संधि। आगे आ जाइए। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पोधन इत्रम, अयादि संधि, एचो यवा यावा। आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का फटाफट चयन कीजिए। कह रहा आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मना जो शब्द है वो किस विभक्ति और किस वचन का है? तो आत्मना जो है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। देखते हैं कहीं? जी हाँ, मिल गया, तृतीया विभक्ति एक वचन। अगर इसके रूप की बात करें तो कैसे चलता है? इसका रूप चलता है आत्मा आत्मानो आत्माना, आत्मानम आत्मानो आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्या, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्या, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम। फिर अगला आ जाएंगे आत्मनि आत्मनो आत्मसु। हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मानो। बस हो गया, कितना आसान है। जी हाँ, अगले पे आ जाइए। अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है कि नामन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। जी हाँ, नामन में विभक्ति और वचन बताना है। तो नामन जो है वह है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। जी हाँ, रूप कैसे चलता है? नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि, नामना नामभ्याम नामभि, नामने नामभ्याम नामभ्या, नामना नामभ्याम नामभ्या, नामना नामनो नामनाम, नामानि नामनो नामसु, हे नामन हे नामनी हे नामानि। बस ऐसे ही जोरदार तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम धुआं धुआं कर देना है। जी हाँ, आगे आ जाइए। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जी हाँ, अभय और उभय। अभय और अभय का मतलब होता है निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसमें कहाँ है? ये है निडर और दोनों, सा ऑप्शन। अगला है अंश और अंशु। जी हाँ, सही जवाब है भाग और किरण। क्या? भाग और किरण। अगला आ जाइए।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जी हाँ, अगर हम काल की बात करें तो काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। और दूसरा क्या होता है? मतलब यमराज, यमराज या महाकाल, या महाकाल, जो भी हो लिख दीजिए। अगला है चपला। चपला का क्या अर्थ होता है? बिजली। क्या? बिजली। और क्या होता है? नाव। क्या? नाव या नौका। और नाग की बात करें तो नाग का दो अर्थ क्या होता है? एक होता है सांप, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हाथी। हैरान हो, हाँ? हाथी आ जाए और किसी से कहे तो नाग आ गया, कैसे मानेंगे लोग? लेकिन मानना पड़ेगा। जी हाँ, मानना पड़ेगा। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, जिसकी गणना ना की जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अगणित। जी हाँ, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? जंगल की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि। लेकिन आपसे पूछ ले कि आपके पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या? पेट की पेट की पेट की अगर हम पेट की अग्नि की बात करें तो इसका दावाग्नि पेट की अग्नि है, वह जठराग्नि। पेट की अग्नि। क्या? लेकिन आपसे पूछ ले कि समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं, तो समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं भाई? समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र की अग्नि ही तो है जो समुद्रों के जलों को जलाया करती है और जलाकर भाप बनाया करती है, और भाप बना करके ऊपर उठाया करती है, और उसके बाद हमारे आपके यहाँ बारिश हुआ करती है। जी हाँ, तो अगर आपसे पूछ रहा है जंगल की अग्नि दावाग्नि, पेट की अग्नि जठराग्नि। पेट की अग्नि मतलब आप लोग सोच रहे हैं पेट में कैसी अग्नि? जी हाँ, पेट में अग्नि है, तभी तो आप लोग इतना जो खाते हो वो हजम कर जाते हो ना। पेट में आग है, आपके पेट में जो आग जल रही है वही आपके भोजन को पकाती है, वही पचाती है। और जो समुद्र की अग्नि है उसे बड़वाग्नि कहते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगला क्या कहता है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। चलिए लिखते हैं भाई। पहला है यह किताब 5 रुपए की है। यह किताब 5 रुपए की है। अरे ये कैसे है भाई? यह किताब यह किताब 5 रुपए की है। तो यह किताब 5 रुपए की है, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह किताब 5 रुपए की है, इसमें शुद्ध करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यह किताब 5 रुपए की है, कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सही है। जी हाँ, अगला है कि तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो तुलसीदास पक्के नहीं भाई, ये थे सच्चे। क्या? सच्चे ईश्वर के भक्त थे। क्या थे? सच्चे ईश्वर के भक्त थे। अगला है इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। तो अनेकों नहीं भाई, अनेक रास्ते हैं। क्या? अनेक रास्ते हैं। फिर है आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। तो भाई अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, होता है अनुगृहीत। क्या? अनुगृहीत होता है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग इसको कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। 12वां प्रश्न कहता है कि वीर रस अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो वीर रस की बात करें तो वीर रस का लक्षण है कि अगर आप लिखिएगा वहाँ पर तो सबसे पहले वीर रस लिखिएगा तो उसका स्थायी भाव लिखिएगा। क्या? स्थायी, अस्थाई भाव। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका अस्थाई भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। और इसका लक्षण लिखोगे तो लिखोगे जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघेली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था।
दूसरा उदाहरण, बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, अगले पे आ जाइए। अगर आपसे हास्य रस पूछता है तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, क्या? हास। और इसका लक्षण लिखेंगे कि जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण की बात करें तो मात ही पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जी हाँ, और अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो अन्य उदाहरण है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए, बगल में हाथी दाब के ऊंट लिया लटकाए। जी हाँ, फिर अन्य उदाहरण की बात करें तो आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, हम होश में ही आने वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए नहीं, लाइक भी कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जी हाँ, अगले पे आ जाइए मुस्कुराते हुए। जी हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है तो अनुप्रास अलंकार जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ, आपकी पुस्तक में दिया गया है जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में लिखिएगा कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और उस स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और दूसरे उदाहरण की बात करें तो तरण तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। अगले बात करें उपमा अलंकार की तो उपमा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो पीपर पात सरिस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से, ये सब उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। जी हाँ, आगे आ जाइए। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण की बात करें तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरिदूत होए, या कोई भी आप कबीरदास का, रहीमदास का, जो भी आपको याद हो कोई भी एक दोहा लिख सकते हैं। चौपाई की बात करें तो चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिधनाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। कोई भी आपको चौपाई अपने आप से याद है उसको लिख सकते हैं। जी हाँ, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। जी हाँ, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आप लोग इंटर क्वालिफाई कर लीजिए, बीए कर लीजिए, डीएलएड डीएलएड कर लीजिए और फटाफट किसी इंटर कॉलेज में पहुंच जाइए, नौकरी मिल जाए। फिर उसके बाद प्रबंधक के नाम पर लेटर लिखिएगा और नियुक्ति पाइएगा। उसके बाद फिर बैंड बाजा बजाइएगा। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, उस संस्था का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे क्या लिखना है, कैसे। सेवा में, यहाँ जाइए, श्रीमान प्रबंधक महोदय, संस्था का नाम लिखिए जिस संस्था के लिए लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर आ जाइए मान्यवर, यहाँ से लिखिए। इससे पहले क्षमा कीजिएगा, इससे पहले आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय लिखना है। विषय में लिखिएगा। विषय में क्या लिखेंगे? प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। और उसके बाद लिखिएगा मान्यवर, विश्वसनीय सूत्रों से ये सूचना मिली है कि आपके यहाँ, आप जो भी हिंदी के प्रवक्ता के पद पर मान लीजिए लिख रहे हैं कि हिंदी के प्रवक्ता पद, आपके यहाँ हिंदी का प्रवक्ता का पद रिक्त है, उसके लिए मेरे पास पूर्ण योग्यताएं हैं और मैं अपने आवश्यक कागजात या दस्तावेज जो भी हमारे पास शैक्षिक और व्यक्तिगत
उपलब्धियां हैं, जो भी हमारी डिग्रियां हैं, मैं उनके साथ आपके सामने अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे इन उपलब्धियों पर, हमारी डिग्री पर विचार करते हुए हमें अपने विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी और मैं अपने कार्य एवं व्यवहार से आपको एवं आपकी संस्था के सभी सदस्यों को संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा शैक्षिक एवं व्यक्तिगत विवरण अग्रलिखित है, नीचे अपनी जो है डिटेल लिख दीजिए। जी हाँ, दाहिनी तरफ किनारे अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, भावदीय लिख दीजिए, वहाँ पे आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। तो भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, वन संपदा, उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो कोई भी निबंध लिखिएगा, लेकिन निबंध लिखने के समय ये याद रखिएगा, निबंध लिखते समय ये याद रखिएगा कि आपको उसकी रूपरेखा जरूर बनानी है। क्या उसकी रूपरेखा जरूर बनानी है? उसकी रूपरेखा की पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। और अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार। क्या? उपसंहार। जी हाँ, ये जरूर लिखिएगा। उसके बीच में जो भी हेडिंग आपको डालना है जरूर डालिएगा। जी हाँ, आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। महिलाओं और बुजुर्गों का, बच्चों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।